तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को नमस्ते। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे आप सब, है नहीं? तो आज जो है आपकी यूट्यूब पर क्लास वीडियो नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। अब ये कहेंगे आप वीडियो नंबर 1 तो हम पढ़ चुके हैं भैया। वीडियो नंबर 1 जो है ये विद्युत रसायन पाठ जो है उसका है नहीं? तो सबसे पहले आप सभी को जो है भदौरिया केमिस्ट्री क्लासेस सीतापुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की क्लास को समझते हैं कि आखिर ये क्या है नहीं? और ये विद्युत रसायन जो है भैया ये पाठ 2 है। भाग रसायन फर्स्ट जो देखेंगे उसमें 2 पाठ है नहीं? और लगभग में बोर्ड में कितने अंक में पूछा जाता है? तो 8 अंक से यहाँ से पूछा जाता है नहीं? पूरा न्यूमेरिक चैप्टर है। थ्योरी के नाम पर कह सकते हो कि 10 से 20% थ्योरी रहती है। वैसे अगर बात करें यहाँ से बोर्ड में क्या पूछा जाता है तो मेरे ख्याल से ज्यादातर यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, है नहीं? और 20% के हिसाब से थ्योरी पूछी जाती है। जैसे 8 नंबर की बात हम करें तो 2 अंक में थ्योरी रहती होगी और ज्यादातर जो कोशिश रहती है बोर्ड की, अब एक ही बार में नहीं, हालांकि न्यूमेरिकल पूछने के ज्यादा चांस रहते हैं, है नहीं? तो पाठ को थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये पाठ है क्या भैया। यानी विद्युत रसायन का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या मतलब होता है बाबू? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम होता है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री नाम होता है इसका। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम वीडियो नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। तो जो भी छात्र इस चैप्टर के बारे में कुछ अगर नहीं जानते हैं तो एक एक करके जो भी वीडियो हमारी आएंगी आप तक या पहुंचेंगी उनको आप पूरा एकदम बिना स्किप किए हुए देखिए और उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में जरूर आएंगी, है नहीं? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है कि सर ये विद्युत रसायन है क्या? विद्युत रसायन क्या है? तो आइए समझते हैं कि विद्युत रसायन आखिर में है क्या। एक चीज सुनो, रसायन विज्ञान में अगर ऊर्जा की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा होती है। कैसी होती है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है भैया। और दूसरी बात अगर हम करें तो कहीं ना कहीं विद्युत ऊर्जा का भी यूज होता है। रासायनिक और विद्युत ऊर्जा यानी जो भी सिस्टम है आपका उसके भीतर हम देखें, जब रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है तो वह घटना जो है वो विद्युत रसायन के अंतर्गत समझी जाती है। ऐसा तो समझ रहे होंगे ना? हाँ, अगर हम बात करें इसकी आखिर परिभाषा क्या निकलेगी भैया, तो विद्युत रसायन की जो परिभाषा निकलने वाली है, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में व यहां में लिख लेते हैं, व रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है भैया। क्या कहलाती है? विद्युत रसायन कहलाती है। ठीक है, देखो ये आपका जो चैनल है इस पर रसायन विज्ञान की जो भी तौर तरीके सिखाए जाएंगे
वो बहुत ही सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझें, है नहीं। किताबी ज्ञान देखो है तो सब किताब का ही, लेकिन हमारी उसमें कुछ हम मतलब वही बात है ना कि हम अपनी भाषा में उसको कह रहे हैं, ये चीज आपको समझ लेनी है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, है नहीं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में व रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाते हैं। समझ में आई बात। यानी दो फैक्टर यहां से निकल रहे हैं। एक तो बात ये निकली जब विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में करें, और दूसरी बात निकली कि रासायनिक ऊर्जा का हम रूपांतरण करें विद्युत ऊर्जा में। जरा समझो ध्यान से भैया, जब विद्युत ऊर्जा, देखो अब हम विद्युत ऊर्जा को लिख रहे हैं ई से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसको लिख रहे हैं केमिकल एनर्जी, है नहीं। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हमारी वो कन्वर्ट हो रही है काहे में, केमिकल एनर्जी में, और दूसरी भाषा अगर हम पढ़ें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काहे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही तो बात है, दो ही बातें तो यहां से मिली। जब विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है तब जो प्रोसेस हम पढ़ते हैं उसको भैया समझते हैं विद्युत अपघटनी सेल। उस प्रोसेस को क्या समझते हैं, विद्युत अपघटनी सेल के रूप में उसको समझते हैं, विद्युत अपघटनी सेल होता है। यानी या फिर ये कह लो कौन सा ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी, तो भैया विद्युत अपघटनी सेल में ये घटना घटित होगी, ठीक है। दूसरी बात अगर हम देखें, रासायनिक ऊर्जा जब भी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी तो इसके लिए भैया आते हैं रासायनिक सेल। क्या आते हैं, तो रासायनिक सेल आते हैं। अब रासायनिक सेल का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण होता है आपके सामने डेनियल सेल। कौन सा सेल होता है, डेनियल सेल होता है। डेनियल को डिस्कवर किया था भैया गैल्वेनी और बोल्टा ने, है नहीं। तो इसे हम गैल्वेनी सेल भी कहते हैं, या गैल्वेनिक सेल भी कह लेते हैं, और या फिर बोल्टीय सेल भी कह लेते हैं। यानी ये तीनों नाम का एक रूप है। ये वैज्ञानिकों के आधार पर है और ये काम के आधार पर है। तो इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। अब देखो, यानी हमें पढ़ना सिर्फ यही दो टॉपिक को लेकर के है आगे। विद्युत अपघटनी को जब हम सेल को पढ़ेंगे, यानी विद्युत अपघटनी सेल को जब हम पढ़ेंगे तो भैया सेल के साथ साथ में बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। शुरुआत जो हम करते हैं, आपका क्वेश्चन सर बनेगा कि विद्युत अपघट्य क्या है, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बताया जाएगा। कहां पर बताया जाएगा, इस सेल के जब सेल हम जब पढ़ाएंगे ये वाला, तब ये चीज आपसे शेयर करेंगे आखिर विद्युत अपघटनी सेल क्या है, ठीक। दूसरी बात, उसी से रिलेटेड विद्युत अपघट्य क्या है, तो ये भी वहां पर आपको पता चलेगा। समझ गए ना। इन दोनों में चालन की आवश्यकता होती है। चालन मतलब चालक, है नहीं, कंडक्टर जिनको कहते हो। तो हम पहले सबसे पढ़ते हैं चालक। क्या पढ़ेंगे भैया, चालक पढ़ेंगे। यानी ये हम पढ़ेंगे कि विद्युत अपघटनी विलयनों में चालक को पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना आप। तो वो चालक वाला जो पोर्शन है वो एक हिस्सा हो जाएगा। दूसरा हिस्सा हमारा रहेगा विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघट्य क्या है, प्रबल दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है, ठीक है, ये पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे रासायनिक सेल, और रासायनिक सेल वाला जो हिस्सा हमारा है पाठ का, उसमें हम पढ़ते हैं नसर्ट सेल, नहीं नसर्ट समीकरण पढ़ते हैं। अब नसर्ट समीकरण में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, जैसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, है नहीं, ये सारी चीजें जो है हम वहां पर पढ़ते हैं। बात समझ गए। फिर इन द चैप्टर लास्ट टॉपिक फंसते हैं बैटरियां। क्या फंसते हैं, बैटरियां फंसती हैं। तो बैटरी में भैया बोर्ड ने तीन चीजों को रखा है। एक तो हमारा शुष्क सेल होता है, दूसरे में सीसा संचायक सेल होता है, लेड स्टोरेज बैटरी जो आप सबके घर में होती है, जैसे ट्रैक्टर में लगी बैटरी, इन्वर्टर में लगी बैटरी, ट्रक या मोटर कारों में लगी बैटरी, है नहीं, ये हमारी होती है लेड स्टोरेज बैटरी। समझ रहे हैं। शुष्क सेल का मतलब जो हमारे रेडियो में, जो रेडियो मतलब बाजा, रेडियो मतलब बाजा,
बाजा या फिर जो घड़ी होती, दीवार घड़ी, उसमें जो सेल लगा होता है वर्टिकली, है नहीं, उसको हम कहते हैं भैया शुष्क सेल। समझ गए ना। उसके बाद हमारा एक सेल और होता था जिसको हम कहते थे मरकरी सेल, लेकिन मरकरी सेल को बोर्ड ने डिलीट कर दिया है, तो हमें नहीं पढ़ना है। दूसरी बात जो हम 9-10 में पढ़ के आए, जैसे संक्षारण पढ़ते हैं, यहाँ पर संक्षारण से बचने के उपाय पढ़ते हैं, है। तो ये सारी चीजें हमने चैप्टर की आपको बताई हैं, लेकिन हमारा जो आज का मेन मोटिव है आपसे शेयर करने का, वो क्या है, जरा इस पर आते हैं। तो भैया ये तो आवश्यक है आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर हम बताते हैं आपको आज हमें क्या पढ़ाना है। कर लिया भैया, बहुत बढ़िया। देखो ये भाषा तो आपको समझ में आई ही होगी। देखो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है भैया विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य लिख लो चाहे, अपघट्य विलयनों में चालन या चालन। चालन समझ रहे हो, प्रवाह किसका होगा भैया, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होगा। किसका होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा का होता है। और विद्युत धारा जब बहती है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन बहते हैं, है नहीं। विद्युत धारा की अगर हम बात करें तो क्या है भाई, विद्युत धारा मतलब आई की हम बात कर लें तो इसको फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश अगर प्रति समय के हिसाब से बह रहे हैं तो यही तो हमारा विद्युत धारा होता है, आई, है नहीं। तो अब ये आई विद्युत धारा है और ये कैसे प्रभावित होगा या कैसे प्रभावित होगा विद्युत अपघटनी विलयनों में। अब एक क्वेश्चन आपके लिए फिर बन रहा होगा ये भैया कि विद्युत अपघट्य सर क्या है, विद्युत अपघट्य क्या है। तो हम थोड़ा इस पर आपसे चर्चा करते हैं कि विद्युत अपघट्य क्या है। देखो ऐसे सभी यौगिक जो जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं, ऐसे सभी विलयन जो जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। एक चीज आपको और बताएं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको लग रहा होगा सर तो बड़ा धीरे पढ़ाते हैं, कोर्स को कहेगा भैया हमारा देखिए एक पूरा प्लान सेट है कि किस महीने में कितना हम कर पाएंगे। दूसरी चीज, जिनको लगता है कि हम थोड़ा स्लो काम कर रहे हैं, है नहीं, तो वो अपनी स्पीड बढ़ा के देख लें, लेकिन अपना कुछ तरीका है, हम उसी तरीके से आपके सामने रह पाएंगे। तरीका यही है भैया कि हम चाहते हैं कि हमने छोटा आ लिखा है बोर्ड पर, तो छोटा आ से जुड़ी हुई सारी चीजों को हम आपसे शेयर कर पाए। समझ रहे हो, आ से ज्ञा तक जानना आवश्यक नहीं है, जरूरी यह है कि आज से आपने मान लीजिए कि 7 तक तैयार किया तो उसमें आपने कितना हासिल किया है, जरूरी ये होता है। समझ रहे ना, ये जरूरी नहीं कि आज से 11 तक तैयार है, पढ़ लिया और किसी ने पूछ लिया कि का कितने नंबर पर है तो आप बैठे हैं सोच रहे हैं, तो ये थोड़ा गलत हो जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि सर आप धीरे पढ़ाते हैं तेज पढ़ाते हैं। तेज लग रहा हो तो धीरे करके देख लो, और धीरे लग रहा हो तो तेज करके देख लो, ये मैनेज करिएगा। उम्मीद करते हैं आपका मैनेज कर भी लेंगे। तो विद्युत अपघट्य क्या थे, यानी ऐसे सभी यौगिक जो जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं, जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं, है नहीं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हम रख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कास्टिक सोडा है भैया, क्या है, कास्टिक सोडा है, कास्टिक पोटास है नहीं, एक सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ETC कर लो। यानी ये कह सकते हो जो आयनिक यौगिक हैं वही तो आयनित होंगे जल में। अच्छा, एक मजेदार आपको बात बताते हैं, आज की वीडियो है, अगर ये आपने नहीं देखी तो बहुत गलत हो जाएगा, है नहीं। आज की वीडियो जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पूरे पाठ को समझने के लिए हमें ये वीडियो समझना बहुत जरूरी हो जाएगा,
जिसने भी ये वीडियो मिस कर दी भैया, वो दूसरी वीडियो आप समझ नहीं पाएंगे, है नहीं। तो हमें वीडियो नंबर 1 देखनी है। आयनिक हो जाते हैं, ठीक है, NaOH है, KOH है, H2SO4 है। जब आप इसको जल में घोलेंगे बाबू, तो ये Na प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा, है नहीं। इसे आयनित करोगे तो ये K प्लस में जाएगा और OH माइनस में जाएगा। इसे आयनित कराओगे तो ये H प्लस में और HSO4 में जाएगा। अब अधिकांश बच्चों के मन में एक प्रश्न ये रहता है कि सर ये प्लस और माइनस कहां से आता है, प्लस और माइनस कहां से आता है। अगर आता है तो कितने आते हैं, जैसे आपने इन सब जगह पर एक एक लिखा और यहां पर देखिए 2 लिख दिया, है नहीं। तो ये बात आपके दिमाग में हमेशा घूमती रहती है भैया, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन सबको समझने के लिए एक चैप्टर हम 11th क्लास में पढ़ाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग। क्या पढ़ाएंगे भैया, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते हैं। उसमें इन सारी चीजों की समस्या का समाधान मिलेगा आपको, है ना। फिर भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा हम बताए दे रहे हैं। देखो, कोई भी एलिमेंट है, अगर जैसे एलिमेंट की हमने बात करी, तत्व की बात करी है, अगर वो इलेक्ट्रॉन, जैसे एलिमेंट हो गया, एलिमेंट है ये, अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, बाहर से ले रहा होता है, तो उस पर हमेशा जो है निगेटिव चार्ज आता है। कैसा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज आता है भैया। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी है, तो जे थॉमसन ने करी है नहीं, पता होगा आपको, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 गुणे 10⁻−31 किलोग्राम होता है नहीं। आवेश कितना होता है, पूरा लिखे दे रहे हैं। अच्छा देखो, इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 गुणे 10⁻−31 किलोग्राम होता है। आवेश की बात करें कितना होता है, तो आवेश भैया 1.67 गुणे 10⁻−19 कूलाम होता है। समझ गए ना, पूरी बात क्लियर है। 1.6 जनरली हम रख लेते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है। जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतने निगेटिव आते हैं, है नहीं। अगर दूसरा कोई एलिमेंट है, मानो एलिमेंट मतलब तत्व। तत्व क्या है भैया, अच्छा तत्व, अब क्वेश्चन बना के तत्व क्या है बताएंगे अभी। तत्व का मतलब होता है ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनमें परमाणुओं की संख्या समान हो, ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनमें समान परमाणु रहते हैं, ठीक है, वो तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 118। धातुएं कितनी है, तो लगभग 91 धातुएं हैं, शेष अधातुएं और गैसें हैं, ठीक है। तो एलिमेंट अगर कोई इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है अपने आउटर सेल से, ये सारी चीजें समझने के लिए आप 11th की जो केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे उसको देख लेना, बहुत मजा आएगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा भैया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। इसीलिए बनते हैं प्लस और माइनस। जैसे हमने कहा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, तो सोडियम के बाहर कक्षा से एक गया होगा, पोटेशियम के बाहरी कक्षा से एक गया होगा, है नहीं। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन गया होगा। क्लियर है, समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। देखो, तो ये बात तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। तो ये बात हो गई भैया विद्युत अपघट्य क्या है। अब हम इसको इरेज करे दे रहे हैं, सिर्फ उदाहरण लिखे हुए हैं। विद्युत अपघट्य ऐसे सभी यौगिक जो जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। कुछ उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, विलयनों में चालन का जब हम अध्ययन करते हैं, तो चालन भैया 2 तरीके से होता है केवल। ये आपके लिए, आपके सभी भाई बहनों के लिए बहुत जानना जरूरी है नहीं, कि चालन जब होगा तो 2 तरीके से होता है, केवल 2 ही तरीके हैं। एक तो तब होगा चालन जब उस पदार्थ के पास में भैया फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी बात, अगर उसके पास आयन है तब भी चालन संभव है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर आपसे कहें कि सोडियम एक मेटल है, सोडियम एक मेटल है और उसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है भैया, तो यह धारा को प्रवाहित करेगा। क्लियर है। आयन की बात कर लें, जैसे हमने नमक को या नमक का एक टुकड़ा ले लिया, ठोस सॉलिड टुकड़ा ले लिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं, सॉलिड लिया सिर्फ। मान लीजिए ये नमक का टुकड़ा है,
एक तार इधर से लगाएं, इधर से लगाएं, क्या इसमें करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि ये जो सोडियम क्लोराइड है ये आयनिक स्टेट में नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम इसे पानी में घोल देंगे, पानी में जब घोल देंगे तो भैया ये दो तरीके से आयनिक हो जाता है, यानी Na+ हो जाएगा और Cl- हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब करंट को लेके कौन भागेगा? तो सोडियम प्लस या तो जाएगा लेके या Cl- लेके जाएगा। यानी दो ही स्थितियों में करंट बहता है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके पास, या फिर भैया आयनों की संख्याएं उपस्थित हो, है नहीं, तभी करंट बहेगा। अधिकांश बच्चे क्लास में पूछते हैं कि सर जो शुद्ध जल है, शुद्ध जल जो है उसमें करंट बहता है कि नहीं बहता है? पहली बात तो आप शुद्ध जल के बारे में थोड़ा समझो। शुद्ध जल जो होता है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब होता है भैया वाष्पीकृत पानी, वाष्पीकृत पानी, वाष्पीकृत पानी। जैसे आप 1 लीटर पानी को लेके गर्म करना शुरू कर रहे हो, उसकी जो भी भाप बनेगी उस भाप को आप संघनित करोगे जब, यानी जो पानी जो भाप बनी गैसीय स्टेट में है उसको आप लिक्विड स्टेट में जब कन्वर्ट करोगे तो 1 लीटर का पूरा 1 लीटर पानी आपको नहीं मिलेगा, कुछ कम मिलेगा, है ना। कम कितना मिलता है ये मैंने करके मापा नहीं है, वैसे कम मिलेगा ही निश्चित है 100%। वो जो पानी होगा वो शुद्ध पानी है नहीं। अब वो शुद्ध पानी है, उसमें देखो करंट इसलिए नहीं बहता है क्योंकि वहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है नहीं। वैसे हम थोड़ा टॉपिक से अपने भटक रहे हैं, लेकिन भटकने के साथ साथ ये जरूरी भी है सीखना, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, क्लोराइड भी होते हैं, है नहीं। ये कुछ लवण पानी में उपस्थित होते हैं। जो हमारे टैप का पानी है, नल का पानी भैया है, हमारे घर का पानी जो है, नदी का पानी है, तालाब का पानी है, इनमें ये लवण उपस्थित होते हैं, समझ गए। अब इन लवणों के कारण जब हम उसमें करंट फ्लो करते हैं तो आसानी से बह जाता है, समझे, बह जाएगा इन्हीं के कारण। लेकिन उस पानी को अगर हम डिस्टिल्ड वाटर में कन्वर्ट करते हैं भैया तो ये लवण नीचे रह जाते हैं अशुद्धि के रूप में, समझ गए। जो फ्री पानी यानी जो हमारा शुद्ध, मतलब जो हमें पानी मिला, वाष्पीकृत पानी जो मिला, वो हमारा पानी होगा शुद्ध जल। अब उसमें जब हम करंट को फ्लो करेंगे भैया तो करंट नहीं बहेगा, ये गारंटी है, समझ रहे हैं ना, करंट नहीं बहेगा उसमें, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर कहते हैं सर वर्षा का जो जल होता है भैया, पानी यानी वर्षा का जो पानी है, बरसात का जो पानी है, क्या सर उसमें बहेगा? भैया जो बरसात का पानी है वो वेपराइजेशन प्रोसेस से बादल बनते हैं। बादल बनने की जो प्रक्रिया है पानी के वाष्पीकरण पर निर्भर करती है, यही तो है। पानी जब वाष्पीकृत होगा तो हमने अभी शुद्ध जल आपको क्या बताया कि वाष्पीकृत ही द्रव होता है, यानी शुद्ध वर्षा का जल भी उसमें करंट फ्लो नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम थोड़ा बढ़ते हैं चालन की तरफ। देखो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मजा आने वाला है इसमें, जितना अच्छे से आप समझेंगे इनको। आप वीडियो को 4 बार देखिए, इसीलिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। यानी क्लास में मान लो एक ही बार बता पाते हैं, यहाँ 4 बार देखो कोई फर्क नहीं, जितनी बार आपका मन हो उतनी बार देखो, उतना ही मजा आएगा आपको, चीजें याद हो जाएंगी, हम गारंटी लेते हैं पूरी, आपको कुछ करने नहीं पड़ेगा। चालन जब होगा तो ओम का नियम भैया इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। किसका नियम होता है? ओम का नियम। ओम का नियम ये कहता है कि जो विद्युत धारा होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा जो होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। यही तो आपको पढ़ाया गया है उसमें, यानी छोटी क्लासों में फिजिक्स में पढ़ते होंगे आप। समानुपाती जब हटाओगे तो V बराबर आर आई लिखो, या फिर आई आर लिख लेते हैं हम, आई आर लिख लेते हैं, है नहीं। यानी ये आर एक प्रकार का समानुपाती नियतांक है जिसे ओम कहते हो आप, क्या कहते हो? ओम कहते हो, है ना। ओम, ओम इसका मात्रक हो जाएगा, लेकिन वैसे रियल में ये क्या है भैया? तो ये प्रतिरोध है आपका, क्या है? प्रतिरोध है, समझ गए, प्रतिरोध है, समझ गए। अगर आप एल लंबाई के तार, एल लंबाई के तार
और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले में मान लो आप धारा प्रवाहित करते हो तो उसका प्रतिरोध जो है वो निम्न बातों पर निर्भर कर जाता है, एल पर और 1/a पर, है नहीं। इस तरीके से कुछ रिलेशन बनेगा, ये सब पढ़ाएंगे आपको अभी, इसमें कंटिन्यूअस थोड़ा समझा रहे हैं बस। यानी फाइनली जो आर बनेगा यहाँ से भैया वो बराबर हो जाएगा रो L/A, होगा नहीं होगा। इसे आप कहते हो विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हो? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हो। और इस आर को क्या कहते हो? प्रतिरोध। हमारा बताने का सिर्फ उद्देश्य यही था कि प्रतिरोध क्या है और विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, समझ गए। इन्हीं चीजों पर हम निर्भर करते हैं, यानी इन्हीं चीजों पर आगे हमारी जो बातें हैं निर्भर करती हैं, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए फिर बन गया, सर ये प्रतिरोध क्या होता है? तो भैया प्रतिरोध का मतलब होता है कि किसी विद्युत धारा के मार्ग में अगर कोई रोध उत्पन्न होता है तो उसे आप प्रतिरोध कहते हो, यही तो बात है। यानी विद्युत धारा जिस पथ पर बह रही है उसमें अगर कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो उसे ही आप प्रतिरोध कहते हो, ये बात कहीं लिख लेना। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हमें भैया पढ़ना होता है चालकत्व। क्या पढ़ना होता है? चालकत्व पढ़ना होता है। चालकत्व क्या होता है सुनो। अच्छा एक चीज आपको अभी बताई नहीं, भूल गए थोड़ा सा। हमने कहा ओम का नियम हो या एल लंबाई वाले तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विशिष्ट प्रतिरोध निकल रहा हो, ये दोनों बातें एक दूसरे पर ही निर्भर करती हैं, अर्थात ये दोनों चीजें ओम के नियम पर आधारित होती हैं, है नहीं। तो ओम का नियम जो है जिस प्रकार किसी धात्विक चालक में लगता है ठीक उसी प्रकार विद्युत अपघटनी विलयनों में भी लगता है। यानी ये कह लो कि विद्युत अपघटनी विलयन भी धात्विक चालकों की भांति ओम के नियम का पालन करते हैं, समझ गए। लेकिन विद्युत अपघटयी जो विलयन है इसमें प्रतिरोध धात्विक चालक की तुलना में ज्यादा होता है, ये भी बात समझ गए। ये बातें लिख लेना, हम बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे इधर। हमने कहा विद्युत अपघटयी जो विलयन होते हैं उनका प्रतिरोध ज्यादा होता है धात्विक चालकों से। कैसे? कापर का तार ले लिया और नमक का विलयन बनाया, तो नमक के विलयन में जो हम पूरा सिस्टम बनाएंगे उसका रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा होगा और कापर के तार का कम होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो आप पढ़ते हैं चालकत्व भैया, यानी किसी विद्युत अपघटयी विलयन, किसी विद्युत अपघटयी विलयन में उत्पन्न प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? चालकत्व कहलाता है। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको। यानी विद्युत अपघटनी सेल है, उसमें एक विलयन भरा गया विद्युत अपघट्य का, जिसे हम विद्युत अपघटयी विलयन कहते हैं। उसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध उत्पन्न होगा, उसी प्रतिरोध के व्युत्पन्न को हम चालकत्व कहते हैं, समझ गए। इसे सी, देखो हम दोनों प्रदर्शित चिन्ह लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर। बालाजी प्रकाशन में सी, एक्टिव प्रकाशन में भी सी, है नहीं, अपडेटेड वर्जन में जी करके आया है, एनसीईआरटी में भी जी है। तो जी लिखो या फिर सी लिखो, बात एक ही है, इसका कोई मतलब नहीं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं भैया। ये बात तो आपको समझ में आई होगी। माना उत्पन्न प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो चालकत्व बराबर क्या होगा भैया? 1/प्रतिरोध होगा, 1/प्रतिरोध होगा। 1/प्रतिरोध का मतलब 1/R होगा, बराबर किसके हो जाएगा? C के हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात समझ में आई होगी, चल रहा। अब इसके मात्रक की बात करते हैं भैया, मात्रक की बात करते हैं। तो देखो इसका मात्रक पढ़ने के लिए आप सबसे पहले तो प्रतिरोध का मात्रक समझो क्या होता है।
यानी प्रतिरोध R का जो मात्रक होता है वो भैया होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। ओम होता है, क्या होता है? ओम होता है। ओम एक ग्रीक अक्षर है। ओम जो है एक ग्रीक अक्षर होता है, तो कुछ इस तरीके से उसको बनाते हैं, ऐसे बना लेते हैं, है नहीं। इसी ओम को अगर हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो OHM पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ लेते हैं? क्लियर है बात? ठीक है। यानी ये हमारे प्रतिरोध के मात्रक हैं, ये सिंबॉलिक फॉर्म में है, ये रिटन फॉर्म में है। ठीक है। अब हमें क्योंकि मात्रक किसका चाहिए? चालकत्व का, तो भैया चालकत्व यानी C का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा? C का मात्रक जो होगा वो 1/R का मात्रक होगा। यही तो है। R का मात्रक अगर हम बात करें तो ओम इनवर्स लिखेंगे, यानी ओम लिखेंगे ना, ओम ऊपर जाएगा तो भैया फाइनली क्या बन जाएगा? ओम इनवर्स बन जाएगा। यानी ये किसका मात्रक हमारा? ये भी होता है। दूसरी बात अगर हम करें, ओम लिख रहे हैं, 1/ओम लिख देंगे, और ओम को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो ओम इनवर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओम इनवर्स आ जाएगा, है नहीं। ओम इनवर्स को ही हम क्या लिखते हैं भैया? महो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? महो लिखते हैं। महो मतलब ये ओम लिखा हुआ है, इसी को उल्टा कर देना, इनवर्स गायब हो जाएगा, तो महो भी है। यानी सी का जो मात्रक है भैया 3 तरीके से निकल के आता है, ओम इनवर्स, या ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। अच्छा, दूसरी चीज एक आपको और बताएं, इसका एक मात्रक और भी होता है जिसे साइमन भी कहते हो, एस से प्रदर्शित करते हो। काहे से प्रदर्शित करते हो? एस से। तो ये उम्मीद करते हैं आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा भैया, तो आप इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लो फटाक से। कर लिया ना? बहुत बढ़िया। आगे देखो कैसे पढ़ते हैं फिर। जैसे चालकत्व तो पढ़ा है, अब उसी तरीके से हमें विशिष्ट चालकत्व तो भी पढ़ना है नहीं? क्या पढ़ना है भैया? विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व, या फिर हम इसी को कह लेते हैं चालकता। क्या कहते हैं भैया? चालकता कहते हैं, चालकता। ये तो बात आपको समझ में आई होगी, ये तो बात समझ में आई होगी। ठीक है। एक चीज समझो, हमने आपको बताया कि विद्युत अपघट्य विलयन भी, इधर लिख लो पहले तुम नोट में, ये नोट डाल के लिख देना कि विद्युत अपघटनी विलयन भी ओम का नियम, ओम के नियम का पालन करते हैं। ओम के नियम का पालन करते हैं, पालन करते हैं। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आई होगी, ओम के नियम का पालन करते हैं। अब एक चीज समझो कि ओम के नियम के आधार पर एक बात थी कि एल लंबाई के और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध, तार पूरी बात लिख लो, तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर निर्भर करता है भैया। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? यानी जो यहाँ पर प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो तार के लंबाई के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, यानी ये कह लो कि अगर हम तार की लंबाई को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तार की लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ये बात क्लियर है। ठीक है। दूसरी बात अगर हम कहें आपसे, R जो होगा भैया
वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये कहें तार जितना हम मोटाई वाला लेंगे उसमें प्रतिरोध हमारा कम होगा, और तार जितना पतला होगा उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, इन दोनों को अगर हम समायोजित करते हैं तो हमें मिल जाता है R समानुपाती L बटे A। ठीक है, R समानुपाती हटाओगे, यहां पर क्या लाओगे, रो। क्या लाओगे, रो। ये क्या है, तो ये भैया रो है। एक समानुपाती नियतांक होता है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ये बात आप लिख लेना। एक समानुपाती नियतांक होता है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए आप? ये बात तो समझ गए होंगे। यानी रो बराबर हमें यहां से मिलेगा आर ए बटे एल। क्या मिल जाएगा, आर ए बटे एल मिल जाएगा। इतनी बात तो समझ में आई होगी। ठीक है, लेकिन भैया हम पढ़ रहे हैं विद्युत रसायन। क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत रसायन। यानी हमें यहाँ पर कोई तार लेके तो कैलकुलेशन करनी नहीं है, हमें पढ़ना है विद्युत अपघटनी शेल। क्या पढ़ना है, विद्युत अपघटनी शेल पढ़ना है। ये विद्युत अपघटनी शेल क्या होता है तो ये बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये मान के चलो कि हम विद्युत अपघटनी विलयन का जब अध्ययन करेंगे तो विद्युत अपघटनी शेल में भरकर ही करते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटनी शेल में एक पात्र होता है, समझ लो अच्छा थोड़ा सा। एक पात्र होता है और इस पात्र में दो छड़ें लगी होती हैं। इस पात्र में जो है दो छड़ें लगी होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इनमें से एक एनोड होती है, दूसरी कैथोड होती है। समझ रहे हैं ना? तो तार हमें नहीं मिलेगा लेकिन हमें इलेक्ट्रोड मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, इलेक्ट्रोड मिलेगा। यानी हम ये कहें एल लंबाई के और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार में ये जो हमने पूरी भाषा लिखी है, ठीक इसी तरीके से इस सेल में भी ये पूरी प्रक्रिया लागू हो जाएगी। यानी ये कह लो कि विद्युत अपघटनी विलयन भी ओम के नियम का पालन करते हैं। समझ गए ना, ये पालन कैसे करते हैं? तो यहाँ पर एल लंबाई जो होगी हमारी ना, और ए अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा, आप पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम इसको इरेज करें। एल लंबाई वाले तार और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लो फिर हम इसमें कुछ चीजें सही करें थोड़ा। ठीक है, कर लिया होगा। अब देखो हमारी जो तार हैं ये तार वार भैया नहीं आएंगे यहाँ पर। अब एक चीज समझो, यहां हम लेंगे विद्युत अपघटनी शेल लेंगे ना, यानी एल जो होगा वो दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी होगी। एल क्या होगा, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी होगी। और वहां क्या हो रहा था, एल लंबाई का तार हो रहा था, कहीं तार की लंबाई थी। ए क्या था, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था, लेकिन यहाँ तार तो नहीं है। यहाँ हम इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मापेंगे। ठीक है, यानी आप ऐसे कर लो, यदि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, देखो जो हमने भाषा भी बिगाड़ी है उसको लिख लेना, उसी भाषा के आधार पर ये भाषा है। यानी वो नहीं होती तो ये भी नहीं होती, ध्यान रखना। वो और ये मतलब भाषा की बात कर रहे हैं। यदि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल व इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल ए हो तो विद्युत अपघटनी विलयनों में उत्पन्न प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब समझ में आया होगा कि देखो ये वही चीज लिखी हुई है, समझ गए ना? तो इसको भैया पढ़े हम इसलिए हैं क्योंकि इस रो पर निर्भर करता है ये विशिष्ट चालकत्व। तो ये तो बात समझ गई होंगे आप। एक बात आपको नहीं समझ में आई होगी, सर ये अनुप्रस्थ काट क्या होता है? जैसे मान लो हमारा ये इलेक्ट्रोड है नहीं? ये मानो हमारा इलेक्ट्रोड है और मैंने इसकी एक बहुत पतली जो है पट्टी काट ली।
तो जो पट्टी भैया कटेगी कुछ ऐसे कटेगी, ये पट्टी लाइक कैसी है, सर्कल है। सर्कल मतलब वृत्त है, कैसी है, वृत्त है। यानी जो वृत्त की कंडीशन होती है वो इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में लागू होंगी। यानी इस वृत्त की त्रिज्या की बात करेंगे तो r हो जाएगी। वृत्त का क्षेत्रफल यानी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा भैया a बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर, है नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल यही तो होता है, बात समझ गए ना, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। यानी हम ये कह लें इसको पढ़ने के लिए हमें ये सब समझना बहुत जरूरी था, अगर ये ना समझते तो ये समझ में नहीं आता। अब हम यानी कहें कि किसी विद्युत अपघटनी विलयन में उत्पन्न विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, ठीक है। इसे चालकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, चालकता भी कहते हैं। और कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। कप्पा से लिख लो, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कप्पा बराबर यहां पर क्या होगा भैया, 1/रो होगा। 1/रो ये वाला होगा। और रो की वैल्यू हमने क्या लिखी है भैया, रो की हमने वैल्यू लिखी है RA/L। क्या लिखी है, RA/L लिखी है। तो RA/L, ये जो बटे वाला L है ना, ये ऊपर चला जाएगा, यानी RA/L, यानी वो क्या जाएगा, L/RA। तो फाइनली जो हमें फार्मूला मिलेगा भैया वो L/RA मिल जाएगा। क्या मिलेगा, L/RA। L क्या है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है। A क्या है, तो इलेक्ट्रोड जो है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और R क्या है भैया, तो R है जो प्रतिरोध है, सेल का प्रतिरोध है, ठीक है। इसके मात्रक की अगर हम बात करें, इसके जो मात्रक है वो देखें तो L मतलब दूरी है, तो काहे में भैया होगी, सेंटीमीटर में होगी। काहे में होगी, सेंटीमीटर में होगी। बटे प्रतिरोध है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। क्या होगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। और क्षेत्रफल है भैया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर से साफ हो जाएगा। बचेगा क्या, ये देखो ओम इनवर्स माइनस ओम इनवर्स है ना, माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, तो यानी खाली ओम बचेगा। इनटू में सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, यानी ओम सेंटीमीटर इनवर्स बनेगा। इसका मात्रक क्या बनेगा, ओम सेंटीमीटर इनवर्स। इसी को हम लिख सकते हैं महो सेंटीमीटर इनवर्स। इसी को हम लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स की बात करें भैया, तो यही एसआई मात्रक भी होता है। क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। तो उम्मीद करते होंगे ये टॉपिक आपको बहुत बेहतरीन समझ में आए होंगे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया फटाक से। कर लिया होगा, बहुत बढ़िया। देखो आगे, अब जो हमारे अब आज वीडियो में इतना ही रखेंगे, है नहीं, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर आप लोगों को थोड़ा देखने में दिक्कत आती होगी। वीडियो रखेंगे तो 40 से 45 मिनट की रहेगी, मैक्सिमम हो सकता है 50 मिनट हो जाए, नहीं तो 50 मिनट हो जाए, नहीं तो 40 से 45 मिनट ही रहेगी। दो टॉपिक करके पढ़ाएंगे, एक वीडियो में छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, थोड़ा बढ़िया रहेंगे, क्वालिटी ठीक ठाक रहेगी उसमें, ठीक है। तो आज के लिए भैया इतना ही है।
वीडियो को देखिए, स्किप करके मत देखिएगा भैया, पूरा वीडियो देखिए एक साथ में, तभी कुछ आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे, है नहीं। और अपने चैनल को भैया थोड़ा ग्रो करने के लिए लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करवा लें। जो भी आपके नए साथी हैं इस पूरे कंटेंट को पढ़ेंगे अगर, तो कैसे पढ़ेंगे, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करवाइए भैया, है नहीं। चैनल का नाम जो है सबको पता है, नहीं पता है तो एक बार मैं लिखे दे रहा हूं, देखो ये जो है चैनल का नाम है। आप जैसे YouTube पर सर्च करेंगे भदौरिया केमिस्ट्री सीतापुर डाल दीजिए, इतना ही आ जाता है बस, ठीक है। सबसे पहले चैनल अपना मिलता है ऊपर, तो बस इतना आप पढ़िए, डालिए, थोड़ा सपोर्ट करिए और अपने साथियों तक जरूर शेयर करना ना भूलें, ताकि इस अवसर का लाभ भैया उन्हें भी मिल जाए। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।